और चलिए विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की सबसे पहले बात करते हैं। गंगोलीहाट तहसील के बुरसम गांव में ट्रिपल मर्डर का एक मामला सामने आया। यहां पर सुभाष नाम के आरोपी ने अपनी चाची, चचेरी भाभी और बहन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि तीनों की मौत धारदार हथियार से की गई है। हत्या का कारण पारिवारिक झगड़ा बताया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। तीनों शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्यारे की तलाश के लिए पुलिस ने टीमों को तैनात कर दिया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस घटना की निंदा की है, इसे शर्मनाक बताया और जल्द कार्रवाई की मांग। एक धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए सूचना मिलते ही पुलिस टीम को और रेवेन्यू पुलिस की टीम को मौके पर रवाना किया गया था। और उस केस को भी हम लोग डायरेक्टली पुलिस को ही हैंडओवर करवाया जा रहा है। इसमें अभी जो अभियुक्त है वो फरार चल रहा है और जिसमें पुलिस टीम के द्वारा जो है जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और हरिद्वार से खबर है, यहां पर बर्थडे पार्टी के दौरान तमंचा लहराकर वीडियो सोशल मीडिया पर डाला एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया है। पत्री थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास रहने वाले आनंद नाम के युवक ने किसी की बर्थडे पार्टी में डांस करने के दौरान तमंचा लहराया और उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मामले में एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला के खिलाफ इसे लेकर मामला दर्ज किया है। महिला पर बसंत विहार थाने में केस दर्ज किया गया है। आईटी एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया। महिला ने बच्चे का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस के मुताबिक महिला की सोशल आईडी से अश्लील वीडियो को शेयर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, थाना बसंत विहार पर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है उसके माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि एक पर्टिकुलर नंबर से जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो जो है सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी। क्योंकि ये आईटी एक्ट में अपराध है, तो इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना बसंत विहार में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो नंबर है जिससे कि ये वीडियो अपलोड की गई है वो एक्यूज्ड है और उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगना भी शुरू हो गया है। शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर कसार देवी के जंगल और काली मठ के पास जंगलों में आग लगी हुई है, लेकिन आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। आग से जंगल धू-धू करके जल रहे हैं। अल्मोड़ा से 6 किलोमीटर दूर कसार देवी के पास जंगल में आग लगी हुई है, जिसे बुझाने के लिए कोई भी वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। क्योंकि इस बार बारिश के कारण पिछले कई दिनों से आग पर रोक लगी हुई थी, नमी बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई जंगल धू-धू करके जलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन जो दावे किए जा रहे थे कि लगातार हमने इतने क्रूज स्टेशन बना दिए, इतने जो हैं सारे कर्मचारी तैनात कर दिए, मोबाइल वैन बना दिए हैं, हमारे जो है कहीं पर भी आग लगती तो वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ज़मीनी हकीकत ये आपके सामने है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। देहरादून के मसूरी में रोपवे पर ट्रॉली फंसने की घटना का मॉक ड्रिल किया गया और इस दौरान एसडीआरएफ ने अपनी रेस्क्यू क्षमता की भी जांच की है। आपको ये भी बता दें, पिछले साल झारखंड में रोपवे हादसा हुआ था, जिसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। उत्तराखंड में इस तरह की किसी भी घटना पर तुरंत रेस्क्यू हो सके और टीमें कितनी तैयार है इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सिविल पुलिस, फायर सर्विस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौजूद रही हैं। और पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर पिथौरागढ़ घाट हाईवे के पास से मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है रास्ता। कुपकोत के पास हाईवे बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि पिथौरागढ़ घाट हाईवे बॉर्डर का एकमात्र हाईवे है। पिथौरागढ़ के पास घाट में रोड के हालात बहुत खराब हैं और पिछले साल भी यहां पर मानसून में खासी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ा था।
और अब चमोली से बड़ी खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बोल्डर आने से बंद हो गया। हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सैकड़ों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। सूचना के बाद पहुंची एनएच की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है। और पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति घाटी और माड़ा पास सड़क अभी भी बंद बताए जा रहे हैं। मौसम काफी यहां पर खराब है, मौसम बदला है, बर्फबारी हो रही है, जिससे कि तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क से बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि सीमावर्ती इलाकों में सेना के वाहनों को पहुंचाया जा सके। अभी भी 10 से 15 फीट तक घाटियों में बर्फ जमा हुई है। आदि कैलाश यात्रा को मानसरोवर के विकल्प के तौर पर पेश करने के दावे अब फेल साबित हो रहे हैं। यात्रा शुरू होने के साथ ही यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। बदइंतजामी की ये तस्वीरें देखिए। पांच मई से शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा पर आयोजकों का दावा था कि इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का विकल्प बनाया जाएगा, लेकिन विकल्प तो दूर, आयोजक तीर्थ यात्रियों को आदि कैलाश तक नहीं पहुंचा पाए। हालात ये हैं कि 2 दल बिना आदि कैलाश के दर्शनों के ही वापस लौट आए हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर बिना तैयारियों के यात्रा शुरू करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। असल में कुटी से आगे जोलिंगकांग तक भारी बर्फ जमा है और बर्फ के चलते कुटी से आगे की आवाजाही संभव ही नहीं है। किसी भी हालत में ये रोड 1-2 दिन में खुल जाना चाहिए ताकि जो है पर्यटक भी जा पाए। इतना मेहनत करके लाखों रुपया खर्च करके इधर को आ रहे हैं और हमारे बेरोजगार युवा जो होम स्टे में या टैक्सी में लगे हैं उनको भी रोजगार मिले। आधी अधूरी यात्रा से जहां तीर्थ यात्री निराश हैं, वहीं स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। ऊपरी इलाकों में जहां खराब मौसम ने रोड़ा अटकाया है, तो वहीं निचले इलाकों में भी रोड आए दिन बंद हो रही है, जिससे यात्रियों की खासी फजीयत हो रही है। बीआरओ की ये कार्यप्रणाली तब है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी इन्हीं इलाकों का दौरा करने वाले हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण कुछ कमियां हैं, लेकिन मोदी जी आ रहे हैं। हम सब लोग पिथौरागढ़ वासी उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि मोदी जी के आने से पिथौरागढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। और जो आदि कैलाश के जा रहे हैं उनको भी पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई उनकी जनहानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए उनको सुरक्षा की दृष्टि से यदि संभव नहीं हो पाएगा तो उनको दर्शन के लिए या तो वेट करना पड़ेगा या दल के लिए जो उनके लिए निर्देश होंगे वो वापस आएंगे। ये बात ठीक है कि इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला है, जिससे ऊपरी इलाकों में भारी बर्फ भी जमा है, लेकिन ये उम्मीद तो कम से कम की जा सकती है कि मौसम के रुख को देखते हुए यात्रा का टाइम टेबल सेट किया जाता। अगर ये भी संभव नहीं था तो बॉर्डर की रोड का जिम्मा संभाल रही बीआरओ के पेंच कसे जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नतीजा ये है कि आदि कैलाश के दर्शनों की चाह तीर्थ यात्रियों के लिए अधूरी रह गई। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वहीं रुद्रपुर में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के उद्योगपतियों से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां पर कई नए उद्योगपतियों को सम्मानित किया, वहीं उद्योग धंधों के चलाने में आ रही दिक्कतों को भी समझा। सीएम ने कहा कि राज्य में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि जिससे निवेश की संभावनाएं बढ़ सकें और इसके लिए जरूरी है कि राज्य में पहले से चल रहे उद्योगों की परेशानी को समझा जा सके। हमारे उद्योग समूह के जितने भी हमारे उद्योग मित्र हैं, इन सभी उद्योग मित्रों को प्रदेश के अंदर जो काम करने वाले हैं उनके उद्योगों के संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए और आगे हमारे यहाँ निवेश बड़े एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो बना है, उस एटमॉस्फेयर में लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित करें, अपने यहाँ आमंत्रित करें और इनके सुझाव लेकर कहीं किसी प्रकार के उद्योगों को चलाने में कोई परेशानी नहीं हो, सरकार और उद्योग के बीच लगातार समन्वय बना रहे।
और इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। खासतौर पर लैंड जिहाद को लेकर सीएम के द्वारा लिए गए सख्त एक्शन से बीजेपी कार्यकर्ता खासे खुश दिखाई दिए। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया और फिर मुख्यमंत्री के हाथ में गदा पकड़ा दी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हम भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन देवभूमि में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देहरादून में पहले से ही स्मार्ट सिटी का काम सिर्फ नाम भर का हुआ है। अब केंद्र सरकार ने बजट भी आधा ही कर दिया है। शहरी विकास मंत्री का दावा है कि बचा हुआ काम राज्य सरकार पूरा करेगी। वहीं विपक्ष ने 400 करोड़ की खुदाई पर सीबीआई जांच की मांग करा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2019 में बड़ी मुश्किल से देहरादून देश के उन 100 शहरों में शामिल हुआ जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाना था। 4 साल में देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बना और 400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी शहर में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब काम पूरा होना नामुमकिन लगता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट आधा कर दिया गया है। अब तक के प्लान के मुताबिक देहरादून में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसमें 50-50 के फॉर्मूले पर केंद्र और राज्य सरकार को 500-500 करोड़ रुपए देने थे। पर खबर है कि कुछ पहाड़ी राज्यों ने बजट के भारी खर्च के चलते हाथ पीछे खींच लिए, जिसके बाद अब काम 90-10 के फॉर्मूले पर होगा, यानी कि केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए देगी और 50 करोड़ देगी राज्य सरकार। 4 साल में अब तक केंद्र सरकार 394 करोड़ रुपए दे चुकी है। 106 करोड़ रुपए मिलना बाकी है। प्लान 1000 करोड़ का था। ऐसे में जगह जगह खुदे शहर के गड्ढे भरने के लिए अब पैसा कहां से आएगा? हमने जो काम हम लोग कर रहे थे, उस काम को यदि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलेगा तो चूंकि वो रनिंग काम है, हम अपने स्टेट फंड से कराएंगे और करा भी रहे हैं। बजट आधा हो चुका है और काम पूरा होता दिखता नहीं है। न स्मार्ट टॉयलेट नजर आते हैं, न स्मार्ट रोड, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर वाटर एटीएम का दम निकला हुआ है। विपक्ष का कहना है कि 1000 करोड़ मामूली रकम नहीं होती। ये शहर के 10 वार्ड में काम के नाम पर 400 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिए गए। अब बजट आधा हो या डबल, घोटालेबाज काम कर चुके हैं। वहीं प्रोजेक्ट की सीईओ सोनिका के अपने दावे हैं। सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो चुका है। अब ये पैसा जितना भी आएगा, वो 500 करोड़ आवे, 1000 करोड़ आवे, सेंटर उसको दुगना कर दे चाहे उसको आधा कर दे, पैसा लगना नहीं है। पैसा केवल खुदाई करके ऐसा लोगों को एहसास कराया जा रहा है जैसा बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन शहर को खोदने के अलावा मैंने कहीं तो निर्माण होते हुए देखा नहीं। इस तरह का कोई असर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का है वो पहले से ही चल रहा है और सारे प्रोजेक्ट जो है प्री अप्रूव्ड हैं। तो ये तो एक मतलब ये फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट्स की स्टेज है। तो एज सच प्रोजेक्ट्स की प्रगति में या फंडिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। राज्य सरकार के पास कमाई के साधन पहले ही सीमित हैं। कई बार कर्मचारियों की सैलरी तक के लिए लोन लेना पड़ता है। ऐसे में जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरी तरह पिट चुका हो, बीजेपी के विधायक ही इस पर सवाल उठा चुके हों, ऐसे में 500 करोड़ की भरपाई करना आसान नहीं है और ऊपर से काम होता भी है तो क्या होगा वो अंदाजा लगाया जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वर्ल्ड नर्सिंग डे पर क्या नर्सेज को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बधाई दे देने से जिम्मेदारी की इतिश्री हो जाती है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नर्सिंग डे के मौके पर कई सरकारी सीनियर नर्सेज को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास के गेट पर केक काटने को मजबूर होना पड़ा। नर्सेज का कहना है कि मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग होने से उनका नुकसान हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलीव कर चुका है और हेल्थ डिपार्टमेंट के पास पद नहीं है। ज्यादातर नर्सेज 55 साल से ज्यादा उम्र की हैं। विभाग के मंत्री धन सिंह कर्नाटक और लखनऊ के दौरे पर हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जब कोई ठिकाना नहीं रहा तो नर्सिंग डे के खुशी का केक दुख के साथ मंत्री के सरकारी आवास के गेट के बाहर स्कूटी पर रखकर काटना पड़ा। न्यूज़ 18 ने इस मामले में डीजी हेल्थ और मंत्री धन सिंह रावत से बात करनी चाहिए, लेकिन नर्सिंग डे के मौके पर कोई भी देहरादून में नहीं था मौजूद।
मैं इस समय इतनी टेंशन में हूँ कि मुझे इतनी दूर यहाँ पर 1 महीना रहा था, यहाँ से मुझे बिल्कुल ऐसे रिलीव कर दिया गया और अब मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, कहाँ मैं क्या करूँ, और मेरे 20 दिन केवल बचे हुए हैं जिससे मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। और जब तक पदों की कहीं पर व्यवस्था नहीं हो जाती है, उन नर्सिंग अधिकारियों को अपने अपने स्थान पर यथावत रख दिया जाए ताकि उनके वेतन भत्ते आहरित होते रहें। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पर जाकर उनके गेट पर वो केक काटते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं अन्याय की या अत्याचार की पराकाष्ठा हुई होगी, तभी उनको ये स्टेप उठाना पड़ा होगा। और मंत्री महोदय का तो वैसे ही कुछ अता पता रहता नहीं है कि वो कब कहाँ रहते हैं। इतने महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत जी के पास हैं, लेकिन जस्टिस वो एक के साथ भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की एक हिंदू लड़की और हरिद्वार के एक मुस्लिम लड़के ने पिरान कलियर दरगाह में इबादत करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं हाईकोर्ट गुरुवार को उन्हें अनुमति देते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दे चुका है। दरअसल दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एसएसपी का कहना है कि कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर उनके पास सुरक्षा को लेकर याचिकाकर्ता आएंगे तो उन्हें सुरक्षा जरूर दी जाएगी। उनके द्वारा पिरान कलियर क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए परमिशन मांगी गई थी, साथ ही साथ सुरक्षा की बात भी की गई थी। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी विभिन्न माध्यमों से पता हुआ चला है, तो इसमें अगर कोई शिकायतकर्ता आते हैं, जो भी आदेश है उसका 100% तो पालन किया ही जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से कांग्रेसी नाराज हैं और शुक्रवार को हरिद्वार में प्रेस वार्ता की गई। रविंद्र पुरी को पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर को रविंद्र पुरी ने अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रविंद्र पुरी के खिलाफ तहरीर दी थी। वहीं महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है और कुछ लोग मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। अरे रविंद्र पुरी जी महाराज ने एक बवाल खड़ा कर दिया, उनको खुली धमकी दी, दलितों को अपमान करने की बात करी। इसके खिलाफ जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक आपराधिक भाषा में बात करी, 24 घंटे के अंदर या तो मुझसे माफी मांगे, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार हैं। मैंने ये कहा था कि अगर आपने माफी नहीं मांगी, अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या था? मैं तुम्हारे लिए FIR करूंगा। वो उल्टा हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया। तो मुझे जो रवि बहादुर से कोई नाराजगी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बाकी ये पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये सब चलता रहता है। और वहीं उत्तराखंड में कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट काफी सख्त है, जिस पर शुक्रवार को नैनीताल डीएम ने कोर्ट को बताया है कि नैनीताल में आवारा कुत्तों के लिए बाड़ा बनाने की जमीन अलॉट कर दी गई है। डीएम ने कोर्ट से बाड़ा बनाने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। कोर्ट ने जनता की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है। साथ ही कहा कि सरकार की गाइडलाइन के तहत कार्य करें। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य में कुत्तों द्वारा काटे दस्तावेजों को ऑन रिकॉर्ड लाने को कहा है। इस पर कोर्ट 15 जून को एक बार फिर से सुनवाई करेगा। जिस पर उन्होंने आज कोर्ट को बताया कि साहब हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुत्ते के शेल्टर होम बनाने के लिए जगह अलॉट कर दी है और 1 महीने में हम उसके तार बार करके और जितने भी इस तरह के कुत्ते आवारा टाइप के कुत्ते होंगे जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको उस डॉग पाउंड में बंद करेंगे और उनको रख रखाव सरकार द्वारा ही किया जाएगा। राज्य में मोटे अनाज के प्रोत्साहन को बड़ा झटका लगा है। केंद्र ने मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन झंगोरे का MSP घोषित करने से मना कर दिया, जिससे सरकार की कोशिशों को झटका लगा। मोटे अनाज में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मंडुआ और झंगोरा का उत्पादन होता है। राज्य सरकार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो केंद्र से घोषित करवाने में कामयाब रही, जिसका सीधा फायदा किसानों को भी मिला, मगर झंगोरे के साथ ऐसा नहीं हो पाया। सीमित उत्पादन के चलते केंद्र ने झंगोरे का MSP घोषित करने से मना कर दिया है। अब राज्य सरकार अपने स्तर पर समर्थन मूल्य तय करेगी। हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। हम फिर प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो हम अपने संसाधनों से हम कोशिश करेंगे कि झंगोरा का भी हम MSP घोषित करें। उत्तराखंड में 1,13,000 मीट्रिक टन मंडुए का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर 61,000 मीट्रिक टन झंगोरा उगाया जाता है।
इसी तरह से तीसरे नंबर पर 5000 मीट्रिक टन से अधिक रामदाना का उत्पादन होता है। अब सरकार इनकी मार्केटिंग भी अलग से कर रही है। जो हमारे प्राथमिक इकाइयां हैं, पैक्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो और मंडी समिति इसका वो करेगी, खरीदारी करेगी। और जो वहाँ पर जो हमारी समितियां हैं वहाँ पर किसान खुद लाएगा, वहाँ पर डीहस्किंग करेगा और उसको सीधे जो वहाँ पर सीधे चेक से उसको पैसा दे दिया जाएगा, उसको कोई बिचौलिया उसमें नहीं आएगा। मार्केट ना होने के कारण उत्तराखंड में मोटे अनाज के उत्पादन का घाटे का सौदा माना जा रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए दून में 4 दिन का मिलेट महोत्सव भी आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर करेंगे। लिहाजा उम्मीद है कि आगे हालात और बेहतर होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वहीं काशीपुर की रागिनी दसौनी ने सीबीएसई के इंटर की परीक्षा में 99.4% अंक प्राप्त किए हैं। रागिनी समर स्टडीज हॉल स्कूल की स्टूडेंट हैं और रागिनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को दिया है और बताया है कि वो आगे की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहती हैं और भविष्य में सिविल सर्विसेज में जाने का उनका टारगेट है। मेरा नाम रागिनी दसौनी है। मैं समर स्टडी हॉल में पढ़ती हूँ एंड मेरे 99.4 मार्क्स आए हैं एंड मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है मेरी। सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं और 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। बागेश्वर में रिजल्ट को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला, चेहरे उनके खिल उठे। बागेश्वर के केंद्रीय विद्यालय के साथ ही प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 12वीं का रिजल्ट करीब 90% रहा, जबकि 10वीं का 95% रहा। वहीं टीचर्स ने छात्रों को मिठाई खिलाई, उनका हौसला अफजाई की। 9% बनी है, तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में है और मेरे मम्मी पापा मतलब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अपने टीचर्स को और मेरे क्लास टीचर परिहार सर को। उनने मेरे को लास्ट टाइम पे बहुत मोटिवेट किया था। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में ऋषिकेश में नेशनल हाईवे पर जाम लगा रहता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 9 करोड़ का काम 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक 20% भी काम पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा नेशनल हाईवे के इस हाल पर उन्होंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी डीएम देहरादून को काम तेज करने के निर्देश दिए। वहीं इसकी शिकायत विभागीय मंत्री सतपाल महाराज से भी की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि बहुत बुरा हाल है और सवाल है कि 2017 से बीजेपी की सरकार है, तब भी काम पूरा नहीं हो पाया। अफसर किसी की सुन नहीं रहे हैं, मंत्री एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं और नेशनल हाईवे पर जाम से जनता परेशान हो रही है। आपको बता दें कि इसी जाम की वजह से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सड़क पर उतरकर मारपीट पर उतारू हो गए थे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए महाबहस अमित शुक्ला के साथ।